कभी सोचा है, एक इंसान जिसे लोग भगवान की तरह पूजें, आखिर में उसी से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं कि उसकी लाश तक का अपमान कर दें? हाँ, आज हम ऐसी ही एक कहानी में चलेंगे, बेनिटो मुसोलिनी की कहानी। एक ऐसी दास्तान जिसमें पावर, आइडियोलॉजी और लोगों का गुस्सा सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सीन इमेजिन करते हैं। जगह है इटली का मिलान शहर। साल है 1945, अप्रैल का महीना। सुबह के लगभग 4 बजे हैं। पूरे शहर में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा है। हवा में ना एक टेंशन है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी उस अंधेरे में शहर के मशहूर स्क्वायर पियाज़ाले लोरेटो पर एक ट्रक आकर रुकता है। ठीक उसके पीछे एक और वैन, जिसमें से खाकी यूनिफॉर्म पहने कुछ सिपाही नीचे उतरते हैं। ये सिपाही ट्रक से कुछ भारी सा सामान निकालते हैं और स्क्वायर पर फेंकने लगते हैं। जैसे ही सुबह की हल्की सी रोशनी होती है, पता चलता है कि ये कोई सामान नहीं है, ये 18 लाशें हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दिन थे, तो ऐसा सीन शॉकिंग जरूर था, पर बिल्कुल अनजाना नहीं था। लेकिन जैसे ही भीड़ की नज़र एक खास बॉडी पर पड़ती है ना, उनका गुस्सा एकदम से फूट पड़ता है। लोग उस लाश पर लातें बरसाने लगते हैं, पत्थर फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं और फिर उसे उसी स्क्वायर पर उल्टा लटका देते हैं। तो सवाल यह है, आखिर ये आदमी था कौन जिससे लोग इतनी ज्यादा नफरत करते थे? इस खौफनाक अंजाम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कहानी की शुरुआत में। ये जानने के लिए कि आखिर ऐसे क्या हालात थे जिन्होंने एक लोहार के बेटे को पहले इटली का सबसे पावरफुल इंसान बनाया और फिर सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला। तो बेनिटो मुसोलिनी का जन्म हुआ था 1883 में नॉर्दर्न इटली में। उसके पिता एक लोहार थे और उनकी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट थी। इसका असर मुसोलिनी पर काफी गहरा पड़ा। पढ़ाई पूरी करके वो 18 साल की उम्र में स्कूल टीचर बन गया। हाँ, आर्मी में भर्ती से बचने के लिए स्विट्जरलैंड भी भागा, लेकिन बाद में लौटा और एक जर्नलिस्ट बन गया। और क्या जर्नलिस्ट था! सोशलिस्ट मूवमेंट का एक जबरदस्त स्पीकर जो अपनी बातों से आग लगा देता था। इतनी कि स्ट्राइक के दौरान हिंसा भड़काने के लिए कई बार अरेस्ट भी हुआ। लेकिन फिर 1914 में सब कुछ बदल गया। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और सोशलिस्ट चाहते थे कि इटली से दूर रहे, न्यूट्रल रहे, पर मुसोलिनी बिल्कुल इसके खिलाफ था। उसका मानना था कि इटली को ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर लड़ना ही चाहिए। इस नेशनलिस्ट स्टैंड की वजह से उसे सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया और बस यहीं से उसने एक एग्रेसिव नेशनलिज्म का रास्ता पकड़ लिया। और ये जो नेशनलिज्म की आग थी ना, यही उसे पावर की तरफ ले जाने वाली थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली में बिल्कुल केओस का माहौल था और यही वो जमीन थी जिस पर एक नई रैडिकल आइडियोलॉजी उगने वाली थी। सोचिए, उस वक्त इटली में क्या हो रहा था। बेरोजगारी चरम पर थी, खासकर उन सोल्जर्स के लिए जो जंग से लौटे थे। महंगाई आसमान छू रही थी। सरकार में करप्शन ही करप्शन और हर तरफ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट स्ट्राइक्स कर रहे थे। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल कमजोर और बेकार साबित हो रही थी। और मुसोलिनी ने इसी सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। उसने लोगों को कहा कि वो इस केओस को खत्म करेगा, देश का सम्मान वापस लाएगा और एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड इटली बनाएगा। उसका सिंपल तर्क था, सिर्फ एक डिक्टेटर ही देश को बचा सकता है। तो 1919 में उसने अपनी नेशनल फासिस्ट पार्टी बनाई। इसकी फाउंडेशन थी एक्सट्रीम नेशनलिज्म और डिक्टेटरशिप। फिर आया अक्टूबर 1922। उसने एक बहुत ही बोल्ड मूव चला। उसने अपने 30,000 सपोर्टर्स, जिन्हें ब्लैक शर्ट्स कहते थे, उनके साथ रोम पर मार्च करने की धमकी दे दी। अब हुआ ये कि आर्मी ने गवर्नमेंट को बचाने से मना कर दिया। राजा डर गया कि देश में सिविल वॉर ना हो जाए, तो उसने पावर मुसोलिनी के हाथों में सौंप दी। और इस तरह सिर्फ 40 साल की उम्र में मुसोलिनी इटली का सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बन गया। और प्राइम मिनिस्टर बनते ही मुसोलिनी का एक ही एजेंडा था, डेमोक्रेसी को खत्म करो और एक फुल फ्लेज्ड डिक्टेटरशिप कायम करो। बस काम शुरू हो गया। वो जिस तरह का सिस्टम बनाना चाहता था ना, उसके लिए एक टर्म है टोटलिटेरियनिज्म। एक ऐसा सिस्टम जहां गवर्नमेंट का पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के हर पहलू पर पूरा कंट्रोल हो। और मजेदार बात यह है कि मुसोलिनी को यह लेबल पसंद था। वो इसका इस्तेमाल लोगों को यह कहने के लिए करता था कि आओ मेरे नीचे एक हो जाओ। तो सवाल यह है, उसने ये किया कैसे? देखिए, उसने एक एक करके डेमोक्रेसी की सारी नींव हिला दी। सबसे पहले एक नया इलेक्शन लॉ लाया, जिससे उसकी पार्टी को पार्लियामेंट में जबरदस्ती की मेजॉरिटी मिल गई। फिर जो भी रास्ते में आया
उसे हटा दिया। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जिन्होंने उस पर फ्रॉड का आरोप लगाया, उनका मर्डर करवा दिया। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बंद करवा दिए। और आखिर में 1925 में उसने खुद को एक टाइटल दिया, इल डूचे, मतलब द लीडर। कंट्रोल करने के लिए उसने हर हथकंडा अपनाया। प्रोपागेंडा का आलम यह था कि उसने अपनी एक ऐसी इमेज बना दी जैसे वो कोई देवता हो, जो कभी गलत हो ही नहीं सकता। बच्चों के दिमाग में बचपन से ही फैसिस्ट आइडियोलॉजी भरने के लिए बेलेला जैसे यूथ ग्रुप्स बनाए गए, और एक सीक्रेट पुलिस थी जिसका काम था सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर इंसान को या तो जेल में डालना या मार देना। अब आते हैं उसकी फॉरेन पॉलिसी पर। मुसोलिनी का मानना था कि देश को बढ़ाने का एक ही तरीका है, जंग और साम्राज्य का विस्तार। और यही सोच आखिरकार उसके डाउनफॉल की वजह बनी। जंग को लेकर उसकी सोच क्या थी, वो उसके इस कोट से साफ हो जाती है। वो कहता था, शांति के पूरे जीवन से बेहतर है जंग के मैदान का 1 मिनट। मतलब वो मानता था कि शांति कमजोरी की निशानी है, और जो पावरफुल देश हैं उनका ये हक है कि वो कमजोर देशों पर कब्जा करें। और उसके डाउनफॉल का सफर शुरू हुआ 1935 में, जब उसने इथियोपिया पर हमला किया। फिर 1939 में उसने हिटलर की जर्मनी के साथ पैक्ट ऑफ स्टील साइन किया, जो एक मिलिट्री अलायंस था। जब वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ तो मुसोलिनी को लगा कि जीत तो फटाक से मिल जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। इटली को हर फ्रंट पर बुरी तरह से हार मिली। 1943 आते आते हालात इतने खराब हो गए कि लोग और यहां तक कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी उसके खिलाफ हो गए। आखिरकार राजा ने उसे प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाया और अरेस्ट करवा लिया। हाँ, हिटलर के कमांडो ने एक डेयरिंग रेड में उसे जेल से छुड़वा तो लिया, लेकिन उसका अंजाम अब ज्यादा दूर नहीं था। अप्रैल 1945 हिटलर की हार अब लगभग तय थी। मुसोलिनी ने अपनी मिस्ट्रेस और 16 लॉयलिस्ट्स के साथ भागने की कोशिश की। भेस बदला, एक लंबा सा कोट और हेलमेट पहना ताकि कोई पहचान ना पाए, पर कहां बचने वाला था। इटली के ही पार्टिसान्स यानी विद्रोहियों ने उसे पकड़ लिया और 28 अप्रैल 1945 को उसे गोली मार दी गई। और इसके साथ ही कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से हमने शुरू किया था। अगली सुबह उसकी लाश को उसी प्याजियाले लोरेटो में फेंक दिया गया। लोगों का वो जो भयानक गुस्सा था, वो 21 साल की डिक्टेटरशिप और एक बर्बाद कर देने वाली जंग का नतीजा था। तो मुसोलिनी की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कैसे कोई देश थोड़े से ऑर्डर के लिए अपनी पूरी आज़ादी एक डिक्टेटर के हाथ में दे देता है, और कैसे एक मसीहा जैसा दिखने वाला लीडर देखते ही देखते एक राक्षस बन जाता है। तारीफ और नफरत के बीच की लाइन आखिर इतनी पतली क्यों होती है, इस पर सोचना जरूरी है।